हेलो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर के माध्यम से हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के एक्सेप्टेंस से रिलेटेड टर्म्स को समझेंगे। एक्सेप्टेंस क्या, एक्सेप्टेंस किस इंस्ट्रूमेंट के केस में रिक्वायर्ड होता है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या, और क्या एक्सेप्ट न करने की वजह से इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है। तो हम पहले कोरिलेट करेंगे इस टॉपिक को हमारे बेसिक्स से। जिस प्रकार क्रॉसिंग टर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ चेक से रिलेटेड है, उसी प्रकार एक्सेप्टेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिल से रिलेटेड है। यानी एक्सेप्टेंस जो है वो ना तो चेक के केस में रिक्वायर्ड रहता है, ना ही प्रॉमिसरी नोट में रिक्वायर्ड रहता है, क्योंकि वहां मेकर डेटर होता है और यहां बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉर या मेकर है वो क्रेडिटर होता है, तो डेटर का एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड होता है। तो आज इस लेक्चर में हम तीन इंपॉर्टेंट सेक्शंस डिस्कस करेंगे। सेक्शन 7, सेक्शन 86, सेक्शन 91। हमारा पहला डिस्कशन जो है वो बेसिक्स पे है। देखें सेक्शन 5, सेक्शन 5 बिल ऑफ एक्सचेंज। ये मैंने आपको पहले ही एक वीडियो के माध्यम से समझा दिया है बिल ऑफ एक्सचेंज क्या, लेकिन चूंकि एक्सेप्टेंस टर्म इसी से रिलेटेड है तो एक बार बेयर लॉ पे फोकस करते हैं। डेफिनेशन क्या थी? बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing unconditional order signed by the drawer maker। बिल का ड्रॉर क्रेडिटर होता है। डायरेक्टिंग सर्टन पर्सन, किसी पर्सन को डायरेक्ट करता है टू पे सर्टन सम ऑफ मनी। इसके एक एक एलिमेंट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सर्टेनिटी एज टू मनी, सर्टेनिटी एज टू पर्सन, ड्रॉइंग एक्सेट्रा, राइटिंग, अनकंडीशनल। नाउ इस डेफिनेशन को ध्यान से देखिए। साइन किसकी लिखी हुई है? साइन लिखी हुई है ड्रॉर की, मेकर की, यानी क्रेडिटर की। क्या कहीं पे भी ऐसा टर्म आया क्या कि साइंड बाय पेयर? नहीं। यानी अगर डेफिनेशन को देखें तो राइटिंग, अनकंडीशनल ऑर्डर, साइंड बाय ड्रॉर, सर्टन पर्सन, सर्टन सम ऑफ मनी, ये सारी कंडीशंस थी। लेकिन ऐसे केस में डेटर की सिग्नेचर कहीं पे भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन इस एक्सेप्टेंस देयर। क्या आपको इस डेफिनेशन में कहीं पे भी एक्सेप्टेंस टर्म दिखा क्या? रीजन, जब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में अकाउंट्स में फाउंडेशन और 11th क्लास में पढ़ रहे थे, उस समय कहीं पे भी आपने ये नहीं पढ़ा कि बिना एक्सेप्टेंस के भी बिल होता है और वो वैलिड होता है। लेकिन पहली बार ये कंसेप्ट आपके सामने आ रहा है कि एक्सेप्टेंस के विदाउट भी बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड होता है। आप देखिए सेक्शन की रिक्वायरमेंट कहीं पे भी एक्सेप्टेंस से रिलेटेड नहीं थी। तो क्या एक्सेप्टेंस एक की एलिमेंट है इस डेफिनेशन का? द आंसर इज नो। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बिना एक्सेप्टेंस के एक बिल एंडोर्स हो सकता है? वेदर इट कैन बी एंडोर्स्ड विदाउट एनी एक्सेप्टेंस? द आंसर इज यस। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स सेल करते हैं 5 लाख रुपए के। अब पेमेंट ड्यू है, ए क्रेडिटर है, बी डेटर है। ए ने मिस्टर बी पे एक बिल ड्रॉ किया, लेकिन अभी इसे बी को नहीं दिया है फॉर एक्सेप्टिंग। उसके पहले ही मिस्टर ए ने मिस्टर सी, जो क्रेडिटर है मिस्टर ए के, उन्हें एंडोर्स कर दिया। सी ने डी को एंडोर्स किया, डी ने ई को एंडोर्स किया। नाउ होल्डर इज ई। क्या बिना एक्सेप्टेंस के बिल वैलिड था? पहले ही देख लिया, यस। क्या बिना एक्सेप्टेंस के बिल एंडोर्स हो सकता है? द आंसर इज यस। यहां बिल एक्सेप्टेड नहीं था,
ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बिना एक्सेप्टेंस के उसे एंडोर्स किया सी को, सी ने डी को, और ये एंडोर्समेंट चल रहा है। तो एक जो मिसकंसेप्शन है कि एक्सेप्टेंस मैंडेटरी होता है, वो नहीं है, कहीं पे भी लॉ की रिक्वायरमेंट अभी नहीं आई है। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन को वापस से देखा, उसमें यह देखा कि बिल की डेफिनेशन के अंदर एक्सेप्टेंस टर्मिनोलॉजी नहीं है। बिना एक्सेप्टेंस के भी बिल वैलिड होता है, बिना एक्सेप्टेंस के भी बिल एंडोर्स हो सकता है। अगला बेसिक कंसेप्ट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ए ने बिल ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट कर दिया। मेरे इस एग्जाम्पल में मैंने ये बोला है कि बी ने बिल एक्सेप्ट कर दिया, ए ने एंडोर्स किया, एंडोर्स होते होते ई, ड्यू डेट के दिन बिल ई के पास है। ई ने प्रेजेंट किया फॉर पेमेंट, बी ने मना कर दिया, दिस इज कॉल्ड इज डिसऑनर। ड्यू डेट के दिन बिल का पेमेंट अगर ई ना करे, ई को ना करे बी, तो ये डिसऑनर है ड्यू टू नॉन पेमेंट। नाउ आज जो हम नया कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, उस बैकग्राउंड में अब इस एग्जांपल को लेके आते हैं। ए ने गुड्स सेल किया था, ए ने बिल ड्रॉ किया। अब इस एग्जांपल में लेट अस सपोज बी को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं दिया है, और ए ने ड्रॉ करने के बाद, साइन करने के बाद उसे एंडोर्स कर दिया सी को, सी ने डी को, डी ने ई को। अब ई गया बी के पास बिल एक्सेप्ट करवाने, और बी ने मना कर दिया एक्सेप्ट करने से, तो क्या होगा? द आंसर इज दिस इज ऑल्सो डिसऑनर। बिना एक्सेप्टेंस के भी बिल वैलिड था, बिना एक्सेप्टेंस के भी बिल एंडोर्स हो सकता था, और बिना एक्सेप्टेंस के बाद में डिसऑनर भी हो सकता है। तो आप देखिए, डिसऑनर जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सिर्फ जो आपने 11th में पढ़ा था वो नहीं है, डिसऑनर ड्यू टू नॉन पेमेंट भी होता है, एंड डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस भी होता है। तो ड्यू टू नॉन पेमेंट एंड ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस, यानी कि अगर ई मिस्टर बी के पास जाते हैं कि इस बिल को एक्सेप्ट कर दे, और मिस्टर बी डिनाई कर दे एक्सेप्ट करने से, देन ऑल्सो इट इज डिसऑनर। और आप सब लोगों को मैंने एक लेक्चर में बताया था कि जैसे ही एक इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाएगा, तो होल्डर जो है वो प्रायर पार्टीज को लायबल बना सकता है बाय सर्विंग नोटिस। तो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन पढ़ी, ये देखा एक्सेप्टेंस कहीं रिक्वायर्ड बिल की डेफिनेशन में नहीं है, बिना एक्सेप्टेंस के भी बिल वैलिड होता है, एंडोर्स भी हो सकता है, और बाद में होल्डर के लिए जो ड्रॉई है वो एक्सेप्ट ना करे तो वो डिसऑनर ड्यू टू नॉन पेमेंट होता है। अब इस पूरे बैकग्राउंड के माध्यम से हम समझेंगे हमारा अगला कंसेप्ट। हमारा आज का जो मेन टॉपिक था वो था एक्सेप्टेंस, सेक्शन 7, एक्सेप्टेंस। सो व्हाट इज एक्सेप्टेंस? देखिए, जो ड्रॉई है वो बिल पे साइन करे, ड्रॉई बिल पे साइन करे। ड्रॉर क्रेडिटर होता है बिल में, ड्रॉर ने ड्रॉई के ऊपर बिल ड्रॉ किया, उसे डिलीवर किया ड्रॉई को ताकि वो साइन करके दे दे। अब साइन करने के बाद वो डिलीवर करे होल्डर को, या फिर इस बात की सूचना दे, नोटिस दे इस बात का कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। राइट? क्या दो बातें हैं? सबसे पहले जो ड्रॉई है वो बिल पे सिग्नेचर करे, ये सिग्नेचर उसकी सहमति को रिफ्लेक्ट करेगा, शो करेगा। राइट? सो ड्रॉई साइन कर रहा है। दूसरी बात, या तो ड्रॉई साइन करने के बाद होल्डर को डिलीवर कर दे, या डिलीवर ना करते हुए इस बात की सूचना दे दे, नोटिस दे दे कि उसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात, क्या एक्सेप्टेंस ओरल हो सकता है? द आंसर इज नो, एक्सेप्टेंस हमेशा राइटिंग में ही होगा। दूसरी बात, क्या वर्डिंग एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट,
एक्सेप्टेड फॉर ऑनर इस प्रकार की वर्डिंग्स जरूरी है? द आंसर इज नो, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉई के लिए कभी भी ये मैंडेटरी नहीं है कि वो शब्द लिखे एक्सेप्टेड। तो क्या सिर्फ साइन करके वैलिड एक्सेप्टेंस हो सकता है? आप ही देखिए सेक्शन 7 में लिखा हुआ था, जब ड्रॉई के सामने बिल को प्रस्तुत किया गया, ड्रॉई उस पे हस्ताक्षर कर रहा है, वो उसकी सहमति का प्रतीक है, और साइन करने के बाद वो या तो होल्डर को वापस डिलीवर कर रहा है या इस बात की सूचना उसे दे रहा है। लेकिन कहीं पे भी ऐसी शब्दावली नहीं आई है कि एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट लिखे। सिर्फ वर्ड क्या आया था? साइन हिज एसेंट, अपनी सहमति उसने सिग्नेचर द्वारा रिफ्लेक्ट की है। तो ऐसे केस में साइन भी है, एक्सेप्टेड वर्ड जरूरी नहीं है, राइटिंग में होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, या तो उसके बाद आप उसके डिलीवरी होल्डर को दे दें या फिर इस बात का नोटिस दे दें कि हमने एक्सेप्ट कर दिया है। वापस 4 बातें बताता हूं। एक्सेप्टेंस राइटिंग में होना है, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट, एक्सेप्टेड फॉर ऑनर, इस प्रकार की वर्डिंग्स रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ सिग्नेचर किया तो भी वैलिड एक्सेप्टेंस है। और लास्ट में क्या करना है? या तो सामने वाले व्यक्ति को डिलीवर करना है या इस बात की सूचना देनी है कि बिल जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है। नाउ ये तो था एक्सेप्टेंस, सेक्शन 7। ड्रॉई ऑफ बिल साइन हिज एसेंट, ड्रॉई ने सिग्नेचर किया, अपनी सहमति बताई, और उसके बाद डिलीवर किया होल्डर को, डिलीवर इट टू द होल्डर, और गिव्स नोटिस ऑफ एक्सेप्टेंस टू द होल्डर, जो होल्डर है उसे नोटिस दे दिया। अब सेक्शन 7 ये बोलता है कि जैसे ही ड्रॉई सिग्नेचर करके होल्डर को डिलीवर कर दे या उसे नोटिस दे दे, इसका इंपैक्ट, प्रभाव, परिणाम, इफेक्ट क्या होगा कि ड्रॉई जो है ही बिकम्स द एक्सेप्टर। ड्रॉई जो है वो अब क्या बन चुका है? एक्सेप्टर बन चुका है। अब तक ड्रॉर ड्रॉई था, ड्रॉई जैसे ही साइन करके एक्सेप्ट करके डिलीवर कर देगा, ही बिकम्स एक्सेप्टर ऑफ द बिल। अब सेक्शन 86 बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, प्रैक्टिकल आस्किंग काफी ज्यादा है। अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे इसके। और सबसे पहली बात, एक्सेप्टेंस कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की एक्सेप्टेंस होती है। पहला जनरल और दूसरा क्वालिफाइड। जब होल्डर ने बिल ड्रॉ किया, ड्रॉई को दिया, ड्रॉई ने साइन की, डिलीवर कर दिया, सिर्फ सिग्नेचर कर दिया या एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट लिख के सिग्नेचर कर दिया, इट इज जनरल एक्सेप्टेंस। लेकिन अगर ड्रॉई एक्सेप्ट करते समय कुछ कंडीशंस ऐड कर ले, तो ऐसे केस में ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कहलाएगा। अब सवाल ये आता है कि क्या क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस वैलिड है या इनवैलिड है? आप शायद आंसर ये दे रहे होंगे कि इनवैलिड है, क्योंकि अनकंडीशनल वर्ड हमने पढ़ा था। लेकिन नहीं, हमने जो अनकंडीशनल वर्ड पढ़ा था प्रॉमिसरी नोट के संदर्भ में जब पढ़ा था, तब ये देखा था प्रॉमिसरी नोट में अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे होना चाहिए। अभी तो ये पूरा डिस्कशन बिल से रिलेटेड है, बिल की बात करें तो यहां पे सेक्शन 5 जो है इसमें ये लिखा हुआ है कि अनकंडीशनल ऑर्डर ये इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे थे जब वो ड्रॉ किया गया था। इनिशियली जब ड्रॉ किया गया तब वो अनकंडीशनल होना चाहिए, लेकिन बाद में ड्रॉई उसे एक्सेप्ट करे तो वो कंडीशन भी ऐड कर सकता है और कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी वैलिड है, राइट? तो एक्सेप्टेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला जनरल, जिसमें कोई कंडीशन नहीं डाली, ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर दिया, सामने वाले व्यक्ति को दे दिया। दूसरी बात क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, जिसमें वो कुछ कंडीशंस ऐड करे। जैसे बिल ड्रॉ किया 5 लाख का, ड्रॉई ने लिखा एक्सेप्टेड फॉर 4,50,000 ओनली और साइन करके दे दिया, ये कंडीशनल है। आगे एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट इफ द गुड्स आर सेफली रिसीव्ड एट माई प्रीमाइस और साइन करके दे दिया। इफ द गुड्स
रीच टू माई प्रीमाइस बाय मंडे। इस प्रकार की कंडीशंस ऐड करना कंडीशनल एक्सेप्टेंस है और कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी वैलिड होता है। तो एक्सेप्टेंस हमने पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ लिया, जनरल, क्वालिफाइड। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस वैलिड होता है, पहली बार समझ रहे हैं आप। दूसरी बात, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का इफेक्ट क्या, प्रभाव क्या। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का इफेक्ट क्या, प्रभाव क्या। सबसे पहली बात, होल्डर जो है वो या तो अपनी कंसेंट देगा इस क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस पे, या होल्डर जो है वो ऑब्जेक्ट करेगा। हम दूसरे वाले पॉइंट को पहले पढ़ते हैं, राइट, और एक एग्जांपल से समझते हैं सेकंड का प्रभाव क्या पड़ेगा। मिस्टर ए ने गुड्स सेल किए मिस्टर बी को। हमने थोड़ी देर पहले भी यही एग्जांपल लिया था। ए ने गुड्स सेल किए 5 लाख के बी को। ए जो है उन्होंने बी की एक्सेप्टेंस नहीं ली, एंडोर्स कर दिया। कर सकते हैं, यस, अभी बताया मैंने आपको। फर्दर सी ने एंडोर्स किया, डी ने एंडोर्स किया। इंस्ट्रूमेंट का अब होल्डर मिस्टर ई है। ई ने प्रेजेंट किया बी को फॉर एक्सेप्टिंग। बी जो है उन्होंने लिखा एक्सेप्टेड फॉर 4 lakhs ओनली और इसे ई को दे दिया। ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हुई। अब मिस्टर ई के सामने 2 ऑप्शन है। पहला, वो ऑब्जेक्ट करें। मिस्टर ई ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, मुझे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं चलेगी। ऐसे केस में इस बिल को डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस माना जाएगा। जैसे ही होल्डर ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ऐसे केस में इसका इफेक्ट यह पड़ेगा कि इस बिल को मान लिया जाएगा कि यह डिसऑनर है ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। मैंने 2 प्रकार के डिसऑनर बताए थे, ड्यू टू नॉन पेमेंट एंड ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। तो यहां पे यह बिल माना जाएगा डिसऑनर्ड ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। और जैसे ही होल्डर के पास एक बिल आया जो डिसऑनर्ड है ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस, तो जिस प्रकार एक होल्डर अपनी सारी प्रायर पार्टीज को लायबल बना सकता है बाय सर्विंग नोटिस, वैसे ही मिस्टर ई भी अपनी प्रायर पार्टीज को लायबल बना सकते हैं, जबकि यह डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस था। तो जब भी ड्रॉई जो है वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे तो क्या 2 ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन, जो होल्डर था वो डिनाई कर दे, अपनी सहमति न दे, कंसेंट न दे और ऑब्जेक्ट कर दे। ऐसे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को क्या माना गया कि बिल जो है वो डिसऑनर है ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। लेकिन दूसरा ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा ऑप्शन, होल्डर, हमारे एग्जांपल में मिस्टर ई, होल्डर जो है वो अपनी सहमति प्रकट करें, प्रस्तुत करें, तो ऐसे केस में बहुत इंपॉर्टेंट, वो प्रायर पार्टीज जिन्होंने ऐसे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के लिए सहमति नहीं दी, वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। ऑल द प्रायर पार्टीज टू द होल्डर नॉट कंसेंटिंग टू सच क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस आर डिस्चार्ज फ्रॉम देयर लायबिलिटी। एग्जाम्पल देखिए आप, ए ने गुड्स सेल किए थे बी को 5 लाख रुपए के। ए ने बिल ड्रॉ किया, बी ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। बिना एक्सेप्टेंस के भी बिल वैलिड होता है, एंडोर्स हो सकता है। एंडोर्स किया सी को, सी ने अपने क्रेडिटर डी को, डी ने ई को, ई ने प्रेजेंट किया, बी ने एक्सेप्ट किया फॉर 4 lakhs ओनली, कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो गई। ऐसे केस में ई जो है वो उसे रिटेन करना चाहता है। क्या करना चाहिए? सारी प्रायर पार्टी से पूछना चाहिए। अब ई जो है वो प्रायर पार्टी से कंसेंट ले रहा है कि क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस आई है, क्या मैं इसे रिटेन करूं? लेट अस सपोज जैसे ही मिस्टर ई ने डी से पूछा, डी ने डिनाई कर दिया, सी ने डिनाई कर दिया, ए ने बोला इस क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को रिटेन करो, रहने दो, चलेगा। यानी ए ने सहमति दी, सी और डी ने सहमति नहीं दी ऐसे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को।
अब ई ने रिटेन कर लिया, अपने पास रख लिया। अब बिल की ड्यू डेट आई, ड्यू डेट के दिन बी ने डिसऑनर किया और ऐसे केस में ये कहलाएगा डिसऑनर ड्यू टू नॉन पेमेंट। अब ई जो है वो किस किस पार्टी को, क्या ई एचडीसी है, यस होल्डर इन ड्यू कोर्स है, क्या सारी प्रायर पार्टीज को लायबल बना सकता है? नहीं। रीजन, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस पे कंसेंट इन दो प्रायर पार्टीज ने नहीं दी थी, पर क्या मिस्टर ई ए को लायबल बना सकता है? द आंसर इज यस, बिकॉज इस क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस पे ए ने अपनी सहमति दी थी। तो जब भी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस आए तो हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं, या तो हम उसे रिटेन करें, अगर रिटेन करेंगे तो बिल का पेमेंट एज पर दैट कंडीशन ही होगा। होल्डर के लिए जरूरी है कि प्रायर पार्टीज की कंसेंट ले ले, नहीं ले पाता है तो जिस जिस प्रायर पार्टी की कंसेंट नहीं ली गई या उसने कंसेंट नहीं दी, वो सारी प्रायर पार्टीज इस होल्डर के प्रति लायबल नहीं होंगी। लेकिन अगर वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को डिनाई कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ऐसे केस में इसे माना जाएगा डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। अभी तक हमने जो डिस्कशन किया वो बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन। रीजन एक्सेप्टेंस टर्म जो है सिर्फ बिल से ही रिलेटेड है। हमने ये देखा एक्सेप्टेंस के बिना भी बिल वैलिड होता है। हमने ये देखा एक्सेप्टेंस के बिना भी बिल एंडोर्स हो सकता है। आगे डिसऑनर दो प्रकार के देखे हमने, ड्यू टू नॉन पेमेंट, ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन देखी, उसके 4 एलिमेंट्स देखे इंपॉर्टेंट। फिर जनरल और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस देखा। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के अंदर होल्डर के पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, वो ऑप्शंस भी हमने डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करते हैं पास्ट एग्जामिनेशन आस्किंग। पहली आस्किंग मई 2003 में इंस्टीट्यूट ने एक्सेप्टेंस के असेंशियल्स, जो हमने अभी 4 डिस्कस किए थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था असेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस क्या? पहला राइटिंग में हो, राइट। दूसरा एक्सेप्टेंस लिखना जरूरी नहीं है। तीसरा सिग्नेचर मैंडेटरी है, और साइन करने के बाद या तो उसे डिलीवर करना है या फिर इस बात की सूचना यानी कि नोटिस देना है। ये तो थ्योरेटिकल आस्किंग हो गई। प्रैक्टिकल मई 2003 में ही आस्किंग हुई प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कि जो ड्रॉई है उसने ओरल एक्सेप्टेंस दी, क्या ये वैलिड है? द आंसर इज नो, एक्सेप्टेंस राइटिंग में होना जरूरी है। दूसरी बात, उसी एग्जाम्पल में एक व्हाट इफ एनालिसिस आया कि जो ड्रॉई है उसने विदाउट राइटिंग द वर्ड एक्सेप्टेड साइन कर लिया, क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? क्वेश्चन वॉज मियर सिग्नेचर विदाउट राइटिंग द वर्ड एक्सेप्टेंस। मैंने अभी आपको बताया ये वैलिड एक्सेप्टेंस है। आगे मई 2007 में जो क्वेश्चन पूछा था, वो अभी जो हमने एग्जाम्पल लिखा था वही था। मिस्टर ए ने बी पे एक बिल ड्रॉ किया 10,000 का, एंडोर्स कर दिया। होल्डर जो है वो एक्सेप्ट करवाने पहुंचा और बी ने लिखा एक्सेप्टेड फॉर 7,000 ओनली। बिल वॉज ऑफ ₹10,000, बट बी ने एक्सेप्टेंस दिया है ओनली फॉर 7,000। कौन सा एक्सेप्टेंस? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्या 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो उसे रख ले, लेकिन रखने से पहले सारी प्रायर पार्टीज की कंसेंट ले ले तो वो लायबल नहीं होंगी। दूसरा क्या ऑप्शन रहता है कि वो चाहे तो उसे ऑब्जेक्ट करे, ऑब्जेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये लेक्चर था एक्सेप्टेंस, वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आप इसकी अच्छे से रीडिंग लगाएं। थैंक यू।